ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दोपहर के 1 बज रहा है, वक्त खबर दिन भर का है और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से। अमृतसर के मजीठा रोड के पास बड़ा धमाका हुआ है। जानकारी मिल रही है अमृतसर में धमाके की चपेट में आकर एक शख्स की मौत हो गई है। विस्फोटक लेकर आए व्यक्ति की ही मौत की खबर सामने आ रही है और यह भी पता चल रहा है कि बब्बर खालसा से कनेक्शन हो सकता है। आपको बता दें कि पहले तरन तारण में इसी तरीके की घटना हो चुकी है। आतंकवादी खुद ही विस्फोट में मारा गया था। आशंका है कि ये भी बब्बर खालसा आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ मॉड्यूल से जुड़ा व्यक्ति ही हो सकता है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं सचिन से क्या जानकारी मिल रही है। सचिन, किस वक्त ये धमाका हुआ और ये शख्स कौन है, शिनाख्त हो पाई? जी देखिए, अभी इसकी आइडेंटिफिकेशन तो करना बाकी है। पुलिस ने अभी इसकी पहचान नहीं बताई है ये शख्स कौन है, पर ये निश्चित तौर से ये बब्बर खालसा का मॉड्यूल जो है वो पुलिस द्वारा बताया जा रहा है, जो पुलिस के सोर्सेज ने हमें बताया है। क्योंकि इस तरीके के इंसिडेंट पहले भी हुए हैं, तरन तारण में भी इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है। ये दरअसल एक अबंडन जगह है जो पुलिस के मुताबिक, वहाँ पे ये रिट्रीव करने गया था इसको, जो एक्सप्लोसिव है, तो वहाँ पे रखा था ये एक्सप्लोसिव और उसको रिट्रीव करने गया था, तो जिसमें धमाका हो गया और उस धमाके में जो है इसकी मौत हो गई। तो बड़ा सवाल ये है कि ये जो मॉड्यूल्स हैं, टेररिस्ट के मॉड्यूल जो हैं, ये इस तरीके के एक्सप्लोसिव ला रहे हैं। हमने देखा है रिसेंटली जो है अमृतसर तरन तारण एरिया में आरडीएक्स जो हैं वो रिकवर हुए हैं और आईईडीज जो हैं वो भी रिकवर हुई हैं। तो ये इस तरीके की कोशिशें जो हैं पंजाब में चली हैं अक्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान की तरफ से कि पंजाब में जो है इस तरीके की घटनाएं जो हैं, जो खालिस्तानी एलिमेंट जो हैं उनसे करवाई जाएं। तो उन्हीं का ये मॉड्यूल जो है फिलहाल तक पुलिस जो बता रही है हमें ऑफ द रिकॉर्ड वो लग रहा है, और पुलिस की तरफ से ऑफिशियली इसके ऊपर अभी तक बताया जाएगा। बट ये है कि इसमें कौन सा एक्सप्लोसिव था, क्या था, ये भी पुलिस जो है अभी बताएगी कि कौन सा मटेरियल था, ये आरडीएक्स था या कोई और एक्सप्लोसिव मटेरियल था। ये भी बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि आरडीएक्स जो है बड़ी मात्रा में पंजाब पुलिस ने अभी रिसेंटली जो है पकड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए सचिन। नजर बनाकर रखेगा, कुछ और अपडेट्स होंगे तो फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस खबर से जुड़े हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला सेक्टर 27 स्थित एक मकान के बाहर खड़ी कार में 7 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस ने सुसाइड की आशंका जताई है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है अलग अलग थियोरीज सामने आ रही हैं। पहले दावा किया जा रहा था कि आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या की गई। अब यह भी एंगल सामने आ रहा है कि पारिवारिक कलह जो है वो इसके पीछे वजह हो सकती है। पहले कहा जा रहा था परिवार देहरादून में रहता था, अब बताया जा रहा है कि परिवार चंडीगढ़ में रहता है। पहले कहा गया कि टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस था, अब कहा जा रहा है कि जो परिवार है एनजीओ चलाने का काम करता था। तो अभी जानकारियां जो हैं वो स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ पाई हैं। धीरे धीरे कर ये अलग अलग दावे और उसको काटते हुए दूसरे दावे सामने आ रहे हैं। पंचकुला में जिस परिवार के 7 सदस्यों ने सुसाइड किया उसका एक वीडियो भी सामने आया है, जो सुसाइड से पहले का बताया जा रहा है। इस वीडियो में वो कार भी दिखाई दे रही है जिसमें 6 लोगों के शव मिले थे और एक शव कार के बाहर मिला। हरियाणा के पंचकुला से रोंगटे खड़े कर देने वाला यह सुसाइड का मामला सामने आया है। कल रात इसी कार से 7 लोगों के शव मिले। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद इसे सुसाइड बताया है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमा फेसी। तो फिर भी सिंगल क्राइम टीम मौके पर पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मौके पर पहुँच चुके हैं। सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। बट प्राइमा फेसी हम चाहिए। परिवार के मुखिया का नाम प्रवीण मित्तल है। प्रवीण मित्तल के माता पिता, उनकी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटे ने आत्महत्या की, यानी पूरा परिवार खत्म हो गया। प्रवीण का परिवार देहरादून का रहने वाला था और ये सभी पंचकुला में हनुमंत कथा कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद रास्ते में जहर खा लिया। गाड़ी में टावल लगे हुए थे जी, हमने उसी से पकड़ा है। अभी टावल लगा के कौन सी गाड़ी खड़ी है, हमने पूछा उनसे, वो कह रहे भी हम रात को हमें होटल नहीं मिला, हम यहाँ स्टे करेंगे, कि रात को यहीं रुकेंगे गाड़ी के अंदर ही, हमें होटल नहीं मिला। तो मैंने कहा जी आप यहाँ से गाड़ी हटा लो, मार्केट में लगा लो आप गाड़ी। फिर जब मेरे को डाउट हुआ, क्योंकि वो समझ नहीं आ रहे थे बिल्कुल किस तरह लेटे हुए हैं, कैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उनका। फिर मैंने कहा जी आप ना गाड़ी से बाहर आ जाओ, आप गाड़ी की चाबी दे दो मुझे। तो देखा मैंने, लाइट टॉर्च जला के देखा, उन्होंने सबने वॉमिटिंग करी थी, एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग करी हुई थी।
तो मैंने उनको कहा बाहर आ जाओ। उनको मैंने अपने घर के बाहर बिठाया, उनको पूछा उनको कि क्या बात हुई है। वो कह रहा हमने सबने सुसाइड करी है, भी मैं रह गया, मैं ही 5 मिनट मरने वाला हूँ कहते। और बात करते करते वो भी नीचे गिर गए थे। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला। प्रवीण की पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने की वजह भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रवीण ने टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस शुरू किया था। यह बिजनेस हाल ही में शुरू किया गया था। बिजनेस की शुरुआत में प्रवीण ने खूब पैसा लगाया, लेकिन प्रवीण का टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस नहीं चला। बिजनेस में आए घाटे की वजह से परिवार बहुत परेशान था। इसके चलते प्रवीण के परिवार पर काफी कर्ज हो गया था। परिवार का गुजारा भी मुश्किल हो रहा था। इसीलिए प्रवीण ने पूरे परिवार के साथ खुदकुशी की। लेकिन पारिवारिक कलह की भी बात सामने आ रही है। प्रवीण के ससुर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बहुत दबाव में रहती थी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बेटी की शादी नहीं की, बल्कि उसे बेचा हो। मेरी लड़की तो दबावट में रहती थी। मेरी लड़की तो मैंने ब्याह ही नहीं थी, बल्कि मैं तो ऐसे लगा था जैसे मैंने बेची हुई है, जब कहना ही नहीं मानते कोई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन बीच सड़क सुसाइड कांड ने पूरे पंचकूला को दहला दिया है। ये जो प्रवीण के ससुर ने पारिवारिक कलह वाले आरोप लगाए, उससे अलग प्रवीण के रिश्तेदार संदीप जो हैं वो एक और थ्योरी बता रहे हैं। संदीप के मुताबिक प्रवीण का परिवार कुछ वक्त पहले ससुर के साथ रहने चला गया था और कलह जैसी तो कोई बात नहीं थी। उत्तराखंड पुलिस ने खुलासा किया है कि प्रवीण मित्तल का परिवार इस घर में अभी नहीं रह रहा था। करीब 8-9 महीने पहले तक देहरादून के कोलागढ़ में किराए के मकान पर रहता था और प्रवीण मित्तल मूल रूप से चंडीगढ़ का रहने वाला था। मौजूदा वक्त में परिवार देहरादून में नहीं रहता था। पुलिस जांच में पता चला है कि मृतक प्रवीण का परिवार अभी चंडीगढ़ में रह रहा था। इससे पहले प्रवीण का परिवार देहरादून के इसी मकान में 3 साल तक किराए पर रह रहा था। मकान का किराया 9,000 रुपए था। किराया बढ़ने पर प्रवीण ने इस मकान को छोड़ दिया था। पड़ोसी बताते हैं कि इनकी लव मैरिज हुई थी और घर में कलह जैसी कोई बात दिखाई नहीं देती थी। उनकी लव मैरिज थी। अच्छा, लव मैरिज? हाँ, लव मैरिज थी। मेरे को बताया, मेरे को बल्कि पति इतना स्मार्ट नहीं लगा। पत्नी उसको, वो तो पतली दुबली स्मार्ट थी, पति हेल्दी से थे, तो कह रही मुझे तो पसंद, मैंने अपनी पसंद की शादी करी। लव मैरिज थी इनकी। उनकी लव मैरिज थी। तो कभी आपने लड़ते झगड़ते हुए कुछ? ना। प्रवीण के ससुर ने जो आरोप लगाए उससे अलग प्रवीण के रिश्तेदार संदीप नई थ्योरी बता रहे हैं। संदीप के मुताबिक प्रवीण का परिवार कुछ वक्त पहले ससुर के साथ रह चुका था। 1.5 साल पहले खरड़ आ गए वापस। इनके ससुर वो जो हमारे को बोलते थे, कहते यही लाए हैं हमारे को यहाँ पे। वो खरड़ आ गए। खरड़ काम करते किया इन्होंने, थोड़े दिन रहे 3-4 महीने, तो भी किराया करना मुश्किल हो रहा था। फिर ये अपने सास ससुर के घर पे ही आ गए। वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे या फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे ना, पिंजौर में। फिर वहाँ से चले गए। कहते जो हमारे को, इन्होंने 5 दिन पहले भी बात हुई मेरे पापा की इनसे, कहते जी मैं अब अपना उनके साथ नहीं रह रहा, वहाँ पे सेटिंग नहीं आ रही। इधर पुलिस जांच में पता लगा है कि जिस कार से शव मिले हैं वो देहरादून के गंभीर सिंह नेगी के नाम पर रजिस्टर्ड है। नेगी से संपर्क करने पर पता लगा है कि प्रवीण मित्तल से एनजीओ में काम के सिलसिले में मुलाकात हुई थी। प्रवीण मित्तल चाइल्ड लाइफ केयर मिशन नाम का एनजीओ चलाता था। दोस्ती में गंभीर नेगी ने गाड़ी अपने नाम पर फाइनेंस करवाई थी और ये कार मृतक प्रवीण चलाता था। पुलिस कार की फॉरेंसिक जांच में जुटी है कि आखिर जहर खाने के बाद प्रवीण ने परिवार को कार में क्यों बंद रखा था। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। लोक आचरण और जिम्मेदाराना व्यवहार, परिवार से दूर और पार्टी से 6 साल का निष्कासन, ये वो शब्द हैं जो सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप के लिए लिखे थे। लालू यादव के इस फैसले ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है। लालू परिवार के लिए ये मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि एक तरफ तेज प्रताप को लालू परिवार से बेदखल कर चुके हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी परिवार के लिए खुशियां लेकर आए हैं। उनकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की गई है। हालांकि इससे पहले लालू यादव के तेज प्रताप पर लिए एक्शन का उन्हीं की बड़ी बहू यानी तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या ने पोस्टमार्टम कर दिया। ऐश्वर्या ने ऐसे सवाल पूछ डाले कि पूरे लालू परिवार को लपेटे में ले लिया। तो लालू के घर में खुशी आई है, लेकिन इस बीच तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय ने लालू परिवार पर सवाल उठा दिए। उन्होंने लालू परिवार से पूछा, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, इमोशनल ड्रामा क्यों, पूरा लालू परिवार मिला हुआ है, मुझे मारा तब सामाजिक न्याय कहां था, उन्हें जवाब देना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे वीर जवानों ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया।
जिसमें भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी अपना पराक्रम दिखाया। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के पराक्रम और शौर्य के आगे पाकिस्तान की एक नहीं चल पाई। बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया और पाकिस्तान को धूल चटाई। बीएसएफ को सरहद के प्रहरी कहा जाता है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 7 से 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारी गोलीबारी की थी। एक तरफ सेना पाकिस्तान को धूल चटाती रही और दूसरी तरफ बीएसएफ के जवान दुश्मन के दांत खट्टे करते रहे। सांबा सेक्टर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया। बीएसएफ के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान भी पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों की घुसपैठ कराना चाहती थी, ये खुलासा हो रहा है। 40 से 50 आतंकी घुसपैठ की कोशिश में थे, लेकिन बीएसएफ के जवानों की मुस्तैदी ने आतंकवादियों को तबाह कर दिया, आतंकी अड्डों को उजाड़ दिया। बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई का एक नया वीडियो जारी किया है, दिखाते हैं आपको। और जूम आउट करो, वो टावर, बड़ा वाला टावर भी दिखे। आएगा सर अभी 2-3 ये हो गया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की शौर्य गाथा आप देख रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीएसएफ की तरफ से बड़ी जानकारी भी साझा की गई है। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद खुफिया इनपुट मिले। 8 मई की रात आतंकवादियों के मूवमेंट का इनपुट आया था बीएसएफ के पास। ये बड़ी खबर है जो आज बीएसएफ की तरफ से साझा की गई देश के साथ। फायरिंग की आड़ में दरअसल पाकिस्तान जो है वो आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में था। ये बड़ी जानकारी जब ऑपरेशन सिंदूर के समय बीएसएफ को इनपुट मिला तो फिर बीएसएफ और एक्टिव हुआ। 8 मई की रात सियालकोट में आतंकवादियों के मूवमेंट की खबर, इसी के चलते सांबा सेक्टर में बीएसएफ की तरफ से स्ट्राइक्स लॉन्च की गई। फिर 9 और 10 मई को आतंकी लॉन्च पैड पर अटैक किया गया, पूरी तरीके से उसको नेस्तनाबूद किया गया। फिर बीएसएफ ने आतंकवादियों के लॉन्च पैड पर हमले बोले। बीएसएफ की तरफ से सांबा में एक पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। काफ़ी इनपुट्स हमारे पास थे। भारी जमावड़ा जो उग्रवादियों का सियालकोट एरिया में जो इनके लॉन्च पैड्स हैं वहाँ पे है, तो हमने 10 बजे के आसपास हमारा जो सर्वेलेंस डेट्स हैं उन्होंने इनका मूवमेंट को डिटेक्ट किया एडवांस में, और कोई 40-50 के आसपास का मूवमेंट ये था जो बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। तो उस समय अंदेशा
एप्रिसिएशन यही था भी या तो ये इन्फिल्ट्रेशन करेंगे या हमारे फॉरवर्ड जो बंकर्स हैं उनका नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश करेंगे। तो इस पर कॉल लिया गया तो प्रीएम्प्टिव हमने उनको स्ट्राइक किया, जिससे भारी नुकसान उनको हुआ, उनका मूवमेंट जो है स्कटल हुआ उस एरिया में। एंड जैसे हमने पहले से एक्सपेक्ट किया था तो उनके कुछ पोस्टों ने बीएसएफ की बीओपीज पर काफ़ी हैवी फायरिंग उन्होंने शुरू कर दिया, जिसका रिटेलिएशन माकूल तरीके से दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने कैसे मोर्चा संभाला और बीएसएफ के जम्मू फ्रंटियर के आईजी शशांक आनंद ने इसको लेकर जो जानकारी दी है, उन्होंने बताया कि 7 मई को जब पहलगाम हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया, उसके बाद 8 मई की रात पाकिस्तान ने आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की थी, लेकिन बीएसएफ ने सांबा सेक्टर में बॉर्डर के पास आतंकवादियों का खात्मा किया और पाकिस्तान को दिया गया मुंह तोड़ जवाब। 8 तारीख की रात को जब हम सीमा की निगरानी कर रहे थे और हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट से हम सीमा की उस पार भी देख रहे थे, तो ये देखा गया कि पाकिस्तान की सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के इलाके में, जो हमारे सांबा के ऑपोजिट लगता है, वहाँ पे एक बड़े समूह की मूवमेंट वॉच करी गई और लगातार उस मूवमेंट को हम ट्रैक करते रहे और वो जो ग्रुप था वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक बढ़ता रहा। ऐसा ये प्रतीत हो रहा था कि दुश्मन की ओर से घुसपैठ की कोशिश की जा सकती थी और इसीलिए 8 तारीख की रात को बीएसएफ के द्वारा सांबा क्षेत्र में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स लॉन्च करी गई। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स को लॉन्च करते ही एक तरफ हमने दुश्मन को सरप्राइज कर दिया, लेकिन उसके कुछ समय बाद पाकिस्तानी पोस्ट से हमारी पोस्टों के ऊपर फायर शुरू हुआ और उसकी तैयारी हमने पहले से कर रखी थी और उसी का ये फलस्वरूप रहा कि हम उस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में हमने पाकिस्तान की कई पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया और हमारा खुद का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बीएसएफ की महिला सैनिकों ने सीमा पर अग्रिम चौकियों पर डटकर पाकिस्तान की हरकतों का जवाब दिया और पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम कर दिया। पूरे प्रकरण में साथियों, बीएसएफ की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हालांकि महिलाओं के पास ये ऑप्शन था कि वो अगर चाहती तो बॉर्डर आउटपोस्ट से रिलोकेट होके पीछे हेडक्वार्टर्स में आ सकती थी, लेकिन हमारी इन बहादुर महिलाओं ने इस बात को चुना कि वो आगे फॉरवर्ड ड्यूटी पोस्ट में रहकर, सीमा चौकियों में रहकर अपने पुरुष कार्मिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा का सामना करेंगे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के जवानों ने जिस तरह सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई, उसके बाद बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के सांबा की पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव भेजा है। हमारे जो 2 बहादुर सीमा प्रहरी शहीद हुए हैं, तो उनकी याद में हम अपनी 2 सीमा चौकियों का नाम उनकी याद में रखेंगे। इसके साथ साथ सांबा क्षेत्र में हमारी एक सीमा चौकी का नाम हम सिंदूर रखने का प्रस्ताव हमारे बल मुख्यालय और सरकार को भी भेजेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से एक बार फिर हुंकार भरी। गुजरात दौरे के दूसरे दिन गांधीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रोड शो के बाद पाकिस्तान को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक साफ संदेश दिया गया। पीएम मोदी ने इस दौरान पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला भी बोला। उन्होंने अपने संबोधन में 1947 का जिक्र किया और कहा कि मां भारती का एक हिस्सा पाकिस्तान ने हड़प लिया। सरदार पटेल चाहते थे पीओके वापस लिए बिना रुके नहीं, लेकिन तब सरदार पटेल की बात नहीं मानी गई। हालांकि जब भी युद्ध की नौबत आई है, पाकिस्तान को धूल चटाई गई है। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए।
और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी कि 75 साल से आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं, अब भारत और बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद के इस कांटे को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते हैं, हम सुख चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। हम प्रगति भी इसलिए करना चाहते हैं कि विश्व की भलाई में हम भी कुछ योगदान कर सके। और इसीलिए हम एक निष्ठ भाव से कोटि कोटि भारतीयों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं,
उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2% 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। ये सिंदूर या मिजाज, ये सिंदूरिया स्पिरिट। दोस्तों, 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब ये ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। और जब मैं सैन्य बल और जन बल की बात करता हूं, तब ऑपरेशन सिंदूर जन बल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभालें। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जन बल से जीतना है दोस्तों। और जन बल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे। दोस्तों, खबर इस वक्त महाराष्ट्र से है, जहां मॉनसून की पहली बारिश ने मुंबई वालों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सोमवार को शहर की कई सड़कें डूब गईं, रेलवे ट्रैक पर पानी आ गया और वहीं आज हाई टाइड के चलते समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें लोगों को डरा रही हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से समुद्र किनारे न जाने की अपील की है और साथ ही बीएमसी, एनडीआरएफ की टीम्स अलर्ट मोड पर हैं। महाराष्ट्र में मानसून के आगमन के साथ ही मौसम विभाग ने मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया। मानसून के पहले दिन ही मुंबई में इतनी बारिश हुई कि मुंबई डूब गई, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। आज दूसरे दिन भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। मुंबई के आसमान में बादलों का काला चादर छाया हुआ है। और अगर बात करें समुद्र में, तो समुद्र में 4.88 मीटर तक की ऊंची लहरें उठ रही हैं। आज सुबह से ही मुंबई में रुक रुक कर रिमझिम बारिश हो रही है। कल की तरह तस्वीर तो नहीं है, लेकिन एक चिंता की बात यह थी कि अरब सागर में समुद्री किनारे आज जो हाई टाइड का समय था वो दोपहर 12:15 बजे का था और 12:15 बजे से 4.88 मीटर तक की ऊंची लहरें समुद्र में उठ रही हैं। हम इस वक्त मुंबई के वर्सोवा इलाके में हैं। वर्सोवा का ये समुद्री किनारा है और वर्सोवा बीच इस चौपाटी की तस्वीर देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाई टाइड में किस प्रकार से लहरों का रुद्र रूप देखने को मिल रहा है। आमतौर पर इस चौपाटी पर लोग वॉक करते हैं, खेलते नजर आते हैं और यहाँ पर स्पोर्ट्स के गेम खेले जाते हैं। लेकिन देखिए किस प्रकार से हाई टाइड और समुद्र की ऊंची लहरें, और ये लहरें चिंता का विषय बन जाती हैं अगर इस लहरों की चपेट में कोई आ जाए। इसीलिए प्रशासन ने समुद्र के किनारे लोगों के खड़े रहने पर, किनारे जाने पर, चौपाटी में जाने पर सीधे रोक लगा रखी है। और यही वजह है कि आपको समुद्र के किनारे कोई आज नज़र नहीं आएगा। इसी समय अगर मुंबई शहर में लगातार तेज मूसलाधार बारिश हो तो मुंबई के निचले इलाके
पानी से डूब जाते हैं, क्योंकि शहर का पानी समुद्र में नहीं जा पाता है। हाई टाइड की वजह से बारिश का पानी शहर में ही ठहर जाता है और इस वजह से निचले इलाकों में पानी भर जाता है। ये तस्वीर मुंबई के वर्सोवा चौपाटी की है और देखिए आप किस प्रकार से हाई टाइड का वक्त है और हाई टाइड के वक्त समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। 4.50 से अधिक 4.88 मीटर तक की ऊंची लहरें समुद्र में उठती नजर आ रही हैं। प्रशासन ने साफ तौर पर हिदायत दी है आम लोगों को कि वो समुद्र के किनारे खासकर चौपाटी के क्षेत्र में ना जाए, जानलेवा हो सकता है और ऐसी लहरों के चपेट में अगर कोई आ जाए तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। जिस प्रकार की तस्वीर मानसून के पहले दिन की बारिश में देखने को मिली, ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है और सवाल उठाते हैं कि जो बीएमसी जिसका बजट 65,000 करोड़ का है, ऐसे बजट वाली बीएमसी का क्या फायदा जब पहली ही बारिश में मुंबई डूब जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।